Welcome back once again. A very important question from the AC circuit. It is interesting and important question. Question is says that, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, कुछ डेटा मैंने लिख दिया लेकिन मैं रीड कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो मैच कराने में. A 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितना है 2 माइक्रोफैरेड. जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ माइक्रो में नहीं यूज़ करते हैं तो हम लोग 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर 100 ओम रजिस्टर, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 ओम, एंड 8 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सर्किट कैसा हो गया बताओ, LCR हो गया कि नहीं हो गया. सर्किट का नेचर कैसा हुआ LCR, कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स. व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन ने मांगा हमसे क्या सबसे पहले, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ऑफ दिस सोर्स फॉर विच करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम. कब फ्रीक्वेंसी पूछी है, जब करंट मैक्सिमम हो. आपको एक नॉलेज के लिए बात बता दे, आगे का पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम करंट कब हो सकती पता है, फॉर मैक्सिमम करंट, करंट मैक्सिमम तब होगी व्हेन इंपीडेंस मिनिमम. ध्यान रखना मेरी बात को भाई. एक बात बताओ, करंट मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इंपीडेंस मिनिमम हो. इंपीडेंस मतलब अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो करंट को रोकता है ना, और ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए कि नहीं. तो हम अगर मिनिमम इंपीडेंस की बात करें, इंपीडेंस जो LCR सर्किट का होता है उसका फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये जेड मिनिमम तब हो सकता है, ध्यान रखिए, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं. देखो देखो जेड मिनिमम कब बनेगा, ध्यान रखना, फॉर जेड मिनिमम XL मस्ट बी इक्वल टू XC. ये कंडीशन किसकी होती है तुम्हें याद होगा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, ध्यान रखना इस बात को. तो पहली बात आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, रेजोनेंस की कंडीशन पर XL और XC कैसे होते हैं, इक्वल. तो करंट हो जाती है मैक्सिमम और इंपीडेंस हो जाता है मिनिमम. ध्यान रखिएगा. यहाँ पर हमें लेकिन जो निकालना है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अब चूंकि कंडीशन हम पता कर चुके हैं कि रेजोनेंस की है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2π√LC. ये आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना पहले. तो देखो यहाँ दो चीज़ें आपको तैयार करनी है. एक तो हमें तैयार करना है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, वो होता है XL = XC, और दूसरा हमें तैयार करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो होता है 1/2π√LC. चलिए वैल्यूज रखते हैं. 2π मतलब 3.14, रूट L हमारा 8 हेनरी है, और C हमारा इस क्वेश्चन में कितना, जरा मैं उसकी बात करता हूँ, 2 माइक्रोफैरेड. 2 × 10⁻⁻6, 2 इंटू में 10⁻⁻6. अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है. देखो सॉल्व करने में क्या करोगे, 3.14. देखो यहाँ 8 × 2 16 बना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और पावर -6 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा -3. अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करो, 00 तो यही हो गया ऊपर जाके देखो तो, और ये 3 पावर और चली गई तो ये हो गया 00 × 10⁻3. अपान में देखो 4 2 जा 8, 314 इंटू में 8. इसको जरा सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है. तो देखिए अगर आप हर्ट्ज में निकाल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये पहुंचेगा, लेकिन आप एक तरीके से और कह सकते हो, ध्यान रखना, रेजोनेंस के लिए हम लोग कह सकते हैं, देखो XL = XC बोला था मैंने, जब ये दोनों इक्वल हैं XC होता 1/ωc और XL होता ओमेगा. यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी का काम करता है, लेकिन तब यूनिट हमारी रेडियन पर सेकंड हो जाती है. क्या हो जाती है, तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्या निकला 1/LC, तो ओमेगा हमारा सीधे सीधे क्या निकलेगा, √LC. तो LC की जो वैल्यूज हैं बस वो आसानी से थोड़ा सॉल्व हो जाएंगी. तो L हमारा कितना था 8, और C हमारा था 2 × 10⁻⁻6. तो हम लोग इसको रेडियन पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं. तो फिर अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन हो करके देखो 4 × 10⁻³ बना है, और ऊपर चला जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं बताओ, और 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 250. लेकिन इस जगह यूनिट क्या लिखेंगे आप, रेडियन पर सेकंड, ये ध्यान रखना. तो अगर कभी फ्रीक्वेंसी पूछी जाए
मोस्ट प्रोबेबली वैसे हमें हर्ट्ज में निकालनी चाहिए, किसमें, लेकिन आप इसमें भी निकाल के लिख सकते हो। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो निकला रेडियन पर सेकंड, ये इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने दोनों स्टाइल से बता दिया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी इतने पार्ट्स और निकाल लें। देखो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आगे क्या कह रहा है? इफ द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट। कह रहा अगर पीक वैल्यू 200 वोल्ट है तो पीक वैल्यू का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? ई नॉट या फिर वी नॉट। हम वोल्टेज का ईएमएफ का सिंबल वी लिख रहे हैं तो हमने लिख दिया वी नॉट। क्लियर बात? ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। फाइंड फॉर द मैक्सिमम करंट, और साथ में बोल क्या दिया? मैक्सिमम करंट, यानी रेजोनेंस कंडीशन। मैक्सिमम करंट जब भी बोलते हैं तो समझ लेना आप किस कंडीशन पे सॉल्व कर रहे हैं? रेजोनेंस के, यानी फ्रीक्वेंसी यही वाली यूज करनी है हमें। अब हमें क्या क्या निकालना जरा सुनिए। सबसे पहले निकालना है एक्सएल और एक्ससी। क्या निकालना है? फिर हमें निकालना है इम्पीडेंस जेड, फिर हमें निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ द करंट, फिर हमें फेज डिफरेंस दो बार निकालना है, पहले एल और आर के वोल्टेज के लिए और फिर एल और सी के वोल्टेज के लिए। आइए फर्स्ट पार्ट इसका उठाते हैं। अब तो सबसे पहला हमें एक्सएल और एक्ससी निकालना है। तो चलिए, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा हमने कितना निकाला अभी? 250। एल हमारे पास कितना था? 8। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा। तो कितना बनने वाला देखो, 2 5 जा 10, हाँ 2000 सीधा सीधा। एक्सएल है तो इसका यूनिट क्या लिखोगे? ओम। एक्ससी निकालना है तुम्हें तो 1/ओमेगा-c। अब अभी पीछे यहाँ पर हम लोग ओमेगा की वैल्यू 250 रख दें और c 2 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करना है तुम्हें। तो देखो 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, सीधे यहाँ कितना आ जाएगा? 500 डिवाइड में आ जाएगा। आप चाहो तो 500 से इसमें डिवाइड करो या एक और लाइन बढ़ा सकते हो, सीधा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर आ गया 2 × 10⁻+6 और नीचे कितना हो गया? 1000। देखो अब 3 पावर सीधा कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2 और 10⁻3 आ गया, मतलब 2000 हो गया। एक और बात, इसको ना भी निकालते हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? तरीका समझना जरा। हम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हैं ना, और रेजोनेंस में एक्सएल किसके इक्वल होता है? एक्ससी। अगर एक्सएल हमने निकाल लिया था देखो, तो हम डायरेक्ट इसी से लिख सकते हैं फॉर रेजोनेंस या फॉर मैक्सिमम करंट एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्ससी। तो ना निकालते तो अपने आप लिख देते 2000। यहाँ निकाल के दिखा दिया जिससे आप इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएं कि एक्सएल एक्ससी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक्सएल एक्ससी निकला है हमारे। अभी देखो हम क्या निकालना है, अब जरा देखना जेड। देखो रेजोनेंस के लिए एक्सएल एक्ससी इक्वल होता है ना, और जेड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। और जब आपका एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गए हो, ध्यान रखना, तो जेड सीधे किसके इक्वल हो जाता है? बताओ, आर के हो जाता है। और इस क्वेश्चन में आर हमको डायरेक्ट गिवन है। देखो आर हमें डायरेक्ट कितना गिवन है? देखो 100। तो हमें जेड निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने कंडीशन दिखा दी कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, इसलिए आर सीधा सीधा जेड के इक्वल है और जेड हो गया हमारा कितना? 100 ओम। अब देखिए इतने पार्ट्स हो गए हमारे पास, एक एक पार्ट को ध्यान से देखते जाना। एक्सएल निकाल लिया, एक्ससी निकाल दिया, जेड निकाल दिया। अब हम निकालने वाले हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट आई। तो पीक वैल्यू वोल्टेज का 200 हमें गिवन है। देखो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना गिवन है आपको? देखो 200 गिवन है, और जेड अभी निकाल लिया हम लोगों ने। देखो वही आर के इक्वल निकला है। तो यहीं से V = IR का कॉन्सेप्ट लगा के आई निकालना है। तो V = IR का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो I = सीधा सीधा क्या निकला? V0 अपान I0। अच्छा V0 हमारे पास 200 है, V0 अपान R। हाँ, तो V0 हमारा 200 है और R हमारा 100 है, तो ये कितनी आ गई? 2 एम्पियर। एक और बात सुनो, सब चीज़ें ध्यान से देखना, बहुत आराम से अच्छे से समझ लो भाई, बाद में प्रॉब्लम ना आए आपको। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस जगह सुनिए बहुत गौर से। इसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है हमसे फेज रिलेशन, मतलब फाई। फेज रिलेशन मतलब क्या? फाई बिटवीन वोल्टेज, किसके बिटवीन? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर। इंडक्टर का सिंबल क्या होता है? एल, और रेजिस्टेंस का आर।
एल और आर के बिटवीन पता करना तुम्हें। अच्छा तुम बताओ, एल आर सर्किट हमने पढ़ाया है आप लोगों को, अगर याद हो एल आर सर्किट, एल आर सर्किट में फेज जब बनाते थे तो इस तरफ करंट रहती थी और इसी तरफ वी आर होता था कि नहीं होता था बताओ, और वी एल कहाँ होता था याद है, यहाँ पर, याद है। तो बताओ इन दोनों वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और कौन आगे है, वी एल। तो आप कह सकते हो इस पार्ट में फेज बिटवीन एल एंड आर फॉर वोल्टेज 90 डिग्री और वी फॉरवर्ड या वी आर लैग्स बिहाइंड, ऐसे भी कह सकते हो, लैग्स बिहाइंड वी एल। जो वी आर होता है वो वी एल से पीछे रहता है 90 डिग्री। ऐसा ही लास्ट पार्ट में हमसे एक चीज और पूछी है, देखो लास्ट पार्ट इसमें आ जाओ, यही फाई हमको अब किसके लिए फाइंड करना है, एल और सी। अगर आपको थ्योरी याद है, फेज डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, फेजर डायग्राम, इस तरफ वी लेते हैं और इस तरफ वी आर लेते हैं, दो चीजें एक तरफ लेते हैं। वी एल हमारा इधर रहता है याद है, और वी सी हमारा किधर रहता था, यहाँ पर। आपसे किसी भी चीज के बिटवीन अगर वोल्टेज का कभी पूछा जाए तो ये डायग्राम ध्यान रखिए, फेजर डायग्राम है। वी आर वर्सेस वी एल पूछा तो हमने कहा वी एल आगे है 90 डिग्री या वी आर पीछे है वी एल से 90 डिग्री, बोलो। लेकिन जब वी एल और वी सी पूछ रहा है देखो, तो इनके बीच कितना फेज डिफरेंस है बताओ, स्ट्रेट लाइन है सीधा, तो कितना है 180 डिग्री। कितना है भाई जी बताओ। वी एल और वी सी एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री मतलब होता है आउट ऑफ फेज, अपोजिट टू ईच अदर। तो अब देखो यहां से कोई भी पूछा जा सकता है, वी एल वी आर पूछे, वी आर वी सी पूछे, तो क्या कहोगे, वी सी लैग्स बिहाइंड वी आर बाई 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा बड़ा था, अच्छा लगा है ना, तो लाइक करें, आगे बढ़ें, नमस्कार।